राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड में आज विज्ञान की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम इस कक्षा में विज्ञान विषय में कक्षा 6 के लिए अध्याय भोजन के घटक पर चर्चा करने जा रहे हैं। भोजन के घटक, इस अध्याय में जो चर्चा के बिंदु रहेंगे, लोक व्यंजन कि लोक व्यंजन क्या होते हैं, लोक व्यंजनों पर बातचीत करेंगे, भोजन के घटक पर बातचीत करेंगे, भोजन के घटकों की जांच पर बातचीत करेंगे, संतुलित आहार पर बातचीत करेंगे और अभावजन्य रोगों पर बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले बातचीत को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र विशेष में अलग अलग क्षेत्रों में जो सामान्य तौर पर भोजन होते हैं, जिनको हम लोक व्यंजन कहते हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 3 उदाहरण लिए हैं। हमारा देश, हमारा गणतंत्र बहुत से राज्यों का एक समूह है। इसमें से हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए हैं। जैसे पंजाब राज्य की अगर बात की जाए तो वहाँ का एक व्यंजन है मक्के की रोटी, उसके साथ है राजमा, दही, घी, सब्जी में है सरसों का साग और अन्य व्यंजन इसके साथ जो रहते हैं वो हैं दही और घी। इसी तरह आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय व्यंजन की बात करें तो क्योंकि वहाँ पर चावल की पैदावार काफ़ी होती है, चावल काफ़ी मात्रा में पैदा होता है, इसलिए वहाँ पर चावल बनता है, अरहर की दाल बनती है, रसम भी बोलते हैं, और सब्जियों में कुंदरू बनता है। कुंदरू वहाँ का एक लोक व्यंजन है और इसके साथ मट्ठा, घी और अचार भी होता है। अब अपने उत्तराखंड की बात करें। हमारे राज्य उत्तराखंड में यहाँ का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय व्यंजन है ढवाड़ी रोटी। ढवाड़ी रोटी जो कि गेहूं से और मंडवे के आटे को मिला करके बनती है, इसको मिलवा रोटी भी कहते हैं। इसी के साथ दाल का जो व्यंजन बनता है वो बनता है गथवाणी। गथवाणी गहत से बनता है, जिसको कुछ जगहों पर कुलथ भी बोला जाता है। कुलथ की दाल को यहाँ पर गथवाणी बोलते हैं और क्षेत्रीय अंचल में बहुत पसंद किया जाता है। और अगर वैसे भी देखा जाए तो गथवाणी अपने आप में बहुत ही गुणों को लिए हुए, पोषण को लिए हुए और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला एक लेग्यूम है, एक दलहन है। सब्जियों की अगर लोक व्यंजन की बात करें तो सब्जियों का लोक व्यंजन बहुत ही सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय जो है वह है काफली। ये काफली पालक की सब्जी से बनाई जाती है और अन्य व्यंजनों में मक्खन यहाँ पर बहुत पसंद किया जाता है। उत्तराखंड के बहुत सारे क्षेत्रों में मट्ठा बहुत ही पसंदीदा पेय है लोगों का। और जब किसी को मट्ठा दिया जाता है, मट्ठा को छाछ भी कहते हैं यहाँ पर, तो जब किसी को मट्ठा दिया जाता है या छाछ दिया जाता है तो उसमें थोड़ा सा मक्खन जरूर रखा जाता है। तो ये इस तरह से हमारे देश के क्षेत्रीय व्यंजन हैं और आंचलिक व्यंजन भी इनको कहा जा सकता है। इन्हें हम लोक व्यंजन भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। हमने जो भोजन की बात की, अगर उत्तराखंड के आंचलिक व्यंजन की ही बात करें तो उसमें हमने देखा, हमने बनाई थी ढवाड़ी रोटी। अब ढवाड़ी रोटी में जो पोषक तत्व है, जो भोजन के घटक हैं, वो क्या होगा। उसके बाद था गथवाणी। गथवाणी में जो पोषक तत्व है वो क्या होगा। और उसके बाद था कापली। कापली में भोजन का जो प्रमुख घटक है उनमें से कौन सा घटक होगा। इस तरह से पूरे भोजन में, संपूर्ण भोजन में हम भोजन के घटकों की पहचान करते हैं जो इस तरह से होते हैं। पिछली कक्षा में भी हमने देखा था कि भोजन के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। तो भोजन के प्रमुख घटकों में सबसे बड़ी मात्रा में हमने पढ़ा, हमने चर्चा की कि कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी मात्रा होती है वो प्रोटीन की होती है। उसके बाद जो भोजन का घटक होता है वसा होता है, विटामिन और खनिज लवण होते हैं और रूक्षांश होता है। यहाँ पर इन 4 चीजों की तो हम चर्चा कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। अब एक रूक्षांश की बात कर रहे हैं कि रूक्षांश क्या होगा। रूक्षांश वो होते हैं जिन्हें अंग्रेजी में फाइबर बोलते हैं, रफेज बोलते हैं। रेशेदार चीजें जो हमारे भोजन में शामिल होती हैं उन्हें हम रूक्षांश कहते हैं। और ये रूक्षांश भी
हमारे शरीर के लिए उतने ही आवश्यक होते हैं जितने भोजन के अन्य तत्व होते हैं। इन रुक्षांशों का काम क्या होता है, ये इन सब भोजन के प्रमुख घटकों के कार्य के साथ साथ आगे चर्चा करेंगे। अब इन भोजन के जो हमने भोज्य पदार्थ बनाए, जो लोक व्यंजन बनाए, उन भोज्य पदार्थों में भोजन के प्रमुख घटक में से कौन से उपस्थित हैं, उसको जानने के लिए हम रासायनिक परीक्षण की तरफ जाते हैं कि हम उन पोषक तत्वों को किस तरह से आइडेंटिफाई करें, किस तरह से पहचानें कि ये पोषक तत्व कौन से हैं। इनको पहचानने से ये लाभ होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पोषक तत्व की हमारे भोजन में अत्यधिक मात्रा हो जाए और किसी पोषक तत्व को हम लगातार छोड़ते चले आ रहे हैं। तो इस स्थिति में होगा ये कि जिस पोषक तत्व की मात्रा हमारे शरीर को नहीं मिल पा रही है, उसकी उचित मात्रा न मिलने से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और हम बीमार रहने लगेंगे। तो रासायनिक परीक्षण इन पोषक तत्वों की पहचान के लिए किया जाने वाला एक प्रक्रम है। सबसे पहले जो हम रासायनिक परीक्षण करेंगे वो बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण की, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे भोजन में ये कार्बोहाइड्रेट है या कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसको जानने के लिए हम इस तरह से परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी खाद्य पदार्थ, जैसे हमने ढबाड़ी रोटी ले ली, ढबाड़ी रोटी बनी हुई रोटी भी ले सकते हैं और ढबाड़ी रोटी जिन चीजों से मिलकर के बन रही है वो चीज भी ले सकते हैं। जैसे वो बन रही है गेहूं और मंडुवे के आटे को मिला करके, तो थोड़ा सा गेहूं या मंडुवे का आटा ले लेते हैं और उसमें ये तनु आयोडीन विलयन, ये अब तनु आयोडीन विलयन क्या है, ये कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ रसायन होते हैं जो यहाँ पर इंडिकेटर का काम करते हैं। ये जो तनु आयोडीन विलयन है इसको बोलते हैं डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन। जब हम मंडुवे और गेहूं के मिले हुए आटे में थोड़ा सा तनु आयोडीन विलयन मिला देंगे, अगर ये मिलाने के बाद थोड़ी देर बाद रखने के बाद ये नीला हो जाता है, इस आटे का रंग नीला हो जाता है या काला हो जाता है, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि यहां पर ये जो मंडुवा और गेहूं का आटा है ये कार्बोहाइड्रेट है। यदि इसका रंग नहीं बदलता है या ये नीला या काला नहीं होता है, किसी और रंग का हो जाता है या रंग नहीं बदलता है, तो हम ये समझ लेते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फिर क्या है? इसका अभिप्राय ये हुआ कि ये जो अन्य पोषक तत्व हैं, जो भोजन के अन्य घटक होते हैं, उनमें से कोई और होगा। इसके बाद हम प्रोटीन के परीक्षण की बात करते हैं कि प्रोटीन का परीक्षण किस तरह से किया जाता है, कि हम कैसे जानेंगे कि हमारे भोजन में प्रोटीन तत्व है या नहीं है, प्रोटीन तत्व कम है या ज्यादा है। इसको जानने के लिए हम एक दूसरा रासायनिक परीक्षण करते हैं, उसको प्रोटीन परीक्षण कहते हैं। तो यहां पर जैसा ये चित्र में दिखाई दे रहा है, इस चित्र में यहां पर सारी प्रोटीनस चीजें हैं। और जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बातचीत की थी कि प्रोटीन हमें दो तरह के स्रोतों से प्राप्त होता है। कुछ जंतु प्रोटीन होते हैं जो ये नीचे दिखाए गए हैं, ये जंतु प्रोटीन है, ये जंतु प्रोटीन है। और कुछ पादप प्रोटीन होते हैं, वो ये ऊपर की तरफ दिखाए गए हैं। पादप प्रोटीन में जो पौधों से मिलने वाले प्रोटीनस चीजें हैं, उन चीजों में मुख्य तौर पर दालें आती हैं, जैसा कि हमने इससे पहले जान चुके हैं, पिछली कक्षा में हम बातचीत इस पर कर चुके हैं। और जंतु प्रोटीन में ये मछलियां, दूध, अंडे, मांस, ये सारी चीजों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो हमारे भोजन में प्रोटीन है, ये जानने के लिए हम इस तरह का एक परीक्षण करते हैं। हम अपने भोजन में से दाल के कुछ दाने लें और उन दाल के दानों को क्रश करके, उनको पीस करके एक पाउडर बना लें, सूखे दाल के दाने, जिसे हम पकाने जा रहे हैं। और उस पाउडर में ये चीजें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ये दो चीजें मिला देते हैं। कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट दाल के आटे में
जो उस दाल के हमने चूर्ण बनाया उसमें मिला देते हैं और कुछ देर के लिए उसको छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसमें बैंगनी रंग आ जाता है, लेकिन ये बैंगनी रंग तभी आएगा यदि वो प्रोटीनस चीज होगी। तो इस परीक्षण से हमें यह ज्ञात होता है कि हमारे भोजन में प्रोटीन जो आवश्यक पोषक तत्व है उसकी मात्रा है, जिसे हमें नित्य प्रति उचित मात्रा में लेना ही चाहिए। अब हम परीक्षण करते हैं वसा का। जो तीसरा आवश्यक पोषक तत्व है उसमें वसा का परीक्षण करते हैं। वसा वाली चीजें, वसीय पदार्थ जो होते हैं उनके बारे में हमने पिछली कक्षा में जाना कि वसीय पदार्थ क्या होते हैं। वसा परीक्षण के लिए हम इस तरह का एक प्रयोग करते हैं, इस तरह का एक प्रैक्टिकल करते हैं। इसमें किसी रसायन की, किसी केमिकल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें हमें देखते हैं, जैसा यहाँ पर हमने लिखा है, बताने की कोशिश की है कि किसी खाद्य पदार्थ को पीसकर किसी सूखे कागज पर लपेट लें। किसी भी खाद्य पदार्थ को, चावल या दाल या चीनी या कोई भी चीज, उसको जैसे बादाम पीस लिया या मूंगफली को पीस लिया, इस तरह से कोई भी चीज पीसना है बारीक और उसको किसी साफ सुथरे सूखे कागज में लपेटना है और उसको इतनी जोर से दबाना है कि वो ठीक से दब जाए। खूब दबाने के बाद वो जो चीज हमने पीसी थी, जिसको हमने कागज के अंदर रखा था, उसको कागज से हटा देना है। और उस कागज को हम जब देखते हैं कि ये कागज कुछ गीला गीला सा हो गया या नहीं हुआ, यदि वो कागज थोड़ा सा गीला सा हो गया तो कुछ देर उसको छोड़ देते हैं, कुछ देर उस कागज को छोड़ देते हैं या उसको सूखने देते हैं। और 10-15 मिनट बाद, जिस तरह की गर्मी है, जिस तरह की वेदर कंडीशंस हैं, उतनी देर के बाद उसको देखते हैं। यदि वो कागज गीला है या गीला होने का आभास दे रहा है और उसमें जो धब्बे पड़े हुए हैं, यदि उनसे धुंधला प्रकाश आर पार हो रहा है, जैसे तेल से भीगे हुए कागज में होता है, तो जो पदार्थ हमने पीसा था, जिसका हम परीक्षण कर रहे थे, वो निश्चित ही एक वसीय पदार्थ है, उसमें फैट कंटेंट है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसमें फैट कंटेंट नहीं है, वो एक वसीय पदार्थ नहीं है। तो वसायुक्त चीजों को हम अच्छी तरह जानते हैं कि वसा वाले पदार्थ, वसीय पदार्थ क्या क्या होते हैं, उनको यहाँ पर भी दिखाया गया है। जैसे तेल है, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल और सूरजमुखी का तेल, और बीच में एक डब्बा रखा हुआ, इसमें नारियल का तेल है। बिल्कुल प्रोटीन की तरह, जैसा हमने कहा, जैसा हमने समझा कि प्रोटीन की तरह वसा भी हमें दो स्रोतों से प्राप्त होती है, ये पौधों से भी और जंतुओं से भी। ये सारे जो यहाँ पर तेल रखे हुए हैं, जिनका चित्र बनाया हुआ है, ये सारे पादप वसा है या वनस्पति तेल है। जंतु वसा घी में, मक्खन में, इस तरह की चीजों में पाई जाती है। अब विटामिन और खनिज लवण क्या होते हैं? विटामिन और खनिज लवण जो अगला हिस्सा है भोजन का, जो प्रमुख घटक है, जो पोषक तत्व है, वो विटामिन और खनिज लवण क्या होते हैं और ये क्या करते हैं? तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं ये विटामिन और खनिज लवण। और ये विटामिन और खनिज लवण कहाँ से मिलते हैं? हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमने पिछले अध्याय में भोजन यह कहाँ से आता है, मैं ये समझने की कोशिश की थी कि ये विटामिन और खनिज लवण किससे प्राप्त होते हैं। तो विटामिन और खनिज लवण, बहुत सारे खनिज लवण हैं, इनको हमने कहा था कि सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहते हैं, इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, और इन्हें बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर को लेना होता है, इनकी आवश्यकता पड़ती रहती है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे खनिज लवणों में से कुछ खनिज लवणों को दिखाया गया है, जैसे उनमें से एक प्रमुख खनिज लवण है आयोडीन। आयोडीन किन किन से प्राप्त होगा, ये यहाँ पर चित्र बनाया गया है। यहाँ अदरक है, ये चुकंदर है, ये यहाँ पर मछलियाँ रखी हैं, इनसे आयोडीन नामक सूक्ष्म पोषक तत्व की प्राप्ति हमें होती है। इसी तरह से फास्फोरस के स्रोत क्या क्या हैं? केला है, दूध है, और बहुत सारी चीज़ों में फास्फोरस पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। तीसरा पोषक तत्व यहाँ पर लिया गया है लौह।
या लोहा या आयरन, इस आयरन को हम इन चीजों से प्राप्त कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त कर सकते हैं, सेब से प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों से आयरन प्राप्त कर सकते हैं। और आयरन की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग हो जाता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से फिर हमारे शरीर में उस रोग के लक्षण आने लग जाते हैं जिसको एनीमिया रोग कहते हैं। इसी तरह से एक और खनिज लवण यहाँ पर लिया गया है जिसको कैल्शियम बोला जाता है। वो कैल्शियम हमें अंडे, दूध आदि चीजों से प्राप्त होता है। ये कैल्शियम भी हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो विटामिन और खनिज लवण हैं, ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। खनिज लवणों की हमने यहाँ पर बात की, अब हम विटामिन की बात करते हैं कि विटामिन कौन कौन होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए क्या क्या करते हैं। ये हमारे शरीर के पोषक तत्व हैं। अब इन सबको अगर एक बार फिर से देखा जाए कि ये पोषक तत्व कौन कौन हैं और इनके कार्य क्या क्या हैं, तो इधर पोषक तत्व के नाम कार्बोहाइड्रेट, ये क्या करता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, अपने दैनिक कार्यों को करने की ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है। प्रोटीन, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारे शरीर का वृद्धि और विकास करता है। हमारे शरीर की टूट फूट को रिपेयर करने का काम भी प्रोटीन ही करता है। वसा क्या काम करती है, वसा या फैट्स हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा प्रदान करते हैं और वसा भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। जितनी ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है उससे कई गुना ज्यादा ऊर्जा हमें वसीय पदार्थों से प्राप्त होती है। इसलिए ये दोनों पदार्थ ऊर्जा प्रदान करने का काम हमारे शरीर के लिए करते हैं। अब आते हैं विटामिन और खनिज लवण पर कि ये हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो जैसा हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। प्रतिरोधक क्षमता वो होती है जो हमें रोगों से लड़ने के लिए काम आती है। अब है रेशा, रफेज, जिनको हमने फाइबर बोला, वो फाइबर हमारे लिए क्या करते होंगे, तो वो फाइबर हमें हमारे शरीर से उत्सर्जन करने में बहुत मदद करते हैं, बहुत सहायता करते हैं। हमें अपने भोजन में फाइबर्स जरूर रखने चाहिए। और ये फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, ये फाइबर्स हमें सब्जियों में मिलते हैं, ये फाइबर्स फलों में मिलते हैं, ये फाइबर्स मोटे अनाजों में मिलते हैं। इसलिए मोटे अनाज, फल और सब्जियां खूब मात्रा में खानी चाहिए, प्रचुर मात्रा में ग्रहण करनी चाहिए। बहुत महीन पिसे हुए, बारीक या बहुत ही अच्छी तरह से पिसे हुए बिना चोकर के आटे का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। मैदे का इस्तेमाल हमें अपने भोजन में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और मैदे से बनी हुई चीज़ें जो जैसे मैगी है, चाउमीन है, इन चीज़ों को अपने भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। मोमोज हैं, आजकल बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों को अपना भोजन मान चुके हैं और तमाम तरह की पाचन संबंधी बीमारियां, विकार हमारे शरीर में इसीलिए उत्पन्न हो रहे हैं। तो रेशा हमारे भोजन में जरूर शामिल होना चाहिए। इसके बाद भोजन का एक जो बड़ा हिस्सा है वो है जल। जल क्या करता है कि पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है। हमने भोजन किया, भोजन करने के बाद वो हमारे आमाशय में गया, आमाशय के में जाने के बाद वहाँ पर उसका हमारे पाचन तंत्र में विभिन्न भागों पर पाचन होता है और विभिन्न भागों में उसका पाचन होने के बाद वहीं पर उसी एलिमेंट्री ट्रैक्ट में या उसी आहार नाल में उसका अवशोषण होता है। तो यदि हम भोजन के साथ जल कम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर को जो हमारे आंतों के, जो हमारी आंत्र के इंटेस्टीन के अंदर अवशोषण करने के लिए विलाइज होती हैं, वो अवशोषण करने में उनको मदद नहीं मिलती। इसलिए हमें पानी भी प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए और पानी पीने के लिए मौसम का विचार जरूर करना चाहिए। सर्दियों में गुनगुना पानी पीना चाहिए और गर्मियों में ठंडा पानी, ल्यूक वार्म वाटर ही पीना चाहिए। अब बात करते हैं संतुलित आहार की। अब तक हमने ये जान लिया कि हम क्या क्या खाते हैं, आंचलिक परिवेश में क्या क्या व्यंजन बनते हैं और हम आजकल
दौड़ भाग के जीवन में अपनी व्यस्तताओं की वजह से क्या क्या भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें चाउमीन का, पिज्ज़ा का, मोमोज का और मैगीज का भी चर्चा आया, वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके लिए आहार विज्ञान ने एक संतुलित आहार को परिभाषित किया है कि संतुलित आहार क्या होते हैं, संतुलित आहार कैसा होता है, हमें इसके बारे में जानना चाहिए। और जब हम इसको जान चुके होंगे तो संतुलित आहार लेने की यथासंभव कोशिश करनी चाहिए। यह संतुलित आहार इस तरह से कि समस्त आवश्यक पोषक तत्वों से युक्त भोजन को संतुलित आहार कहा जाता है। और यह एक संतुलित आहार का एक चित्र यहां पर बनाया गया है। इस संतुलित आहार में, इस चित्र में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ दिखाई दे रहे हैं और उन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और कौन पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए कितना % कितनी मात्रा में होना चाहिए, ये इस चित्र में दिखाया गया है। तो संतुलित आहार उसको बोलते हैं जिस आहार में, जिस भोजन में शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में सम्मिलित होते हैं, उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार में इतनी चीजें ली जानी चाहिए जिससे हमारे शरीर की कार्यप्रणाली यथावत बनी रहे, बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलती रहे, हम बीमार ना हो, हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी तरह से कार्य करती रहे। अब देखते हैं कि विटामिन और खनिज लवणों के अभाव में क्या क्या होता है। हमारे शरीर में जब कुछ विटामिनों की और कुछ खनिज लवणों की उचित मात्रा में कुछ अप डाउन आ जाते हैं, कुछ उतार चढ़ाव आ जाते हैं, तो हमारे शरीर को किस तरह से सफर करना पड़ता है, किस तरह से दुखी होना पड़ता है, वो यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। विटामिन और खनिज लवण का नाम, अभावजन्य रोग, इनके अभाव से होने वाली क्या क्या बीमारियां हैं और उनके लक्षण क्या क्या हैं, ये देखते हैं। ये समझने की कोशिश इस सारणी की, इस सूची की सहायता से करते हैं। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता आ जाती है, अंधापन भी आ सकता है, परमानेंट भी आ सकता है, हम अस्थायी तौर पर भी अंधे हो सकते हैं, हमारा विजन, हमारी दृष्टि दुर्बल हो जाती है अगर विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। तो ये विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, ब्लाइंडनेस आ जाती है। लक्षण क्या क्या होते हैं? शुरू में, आरंभ में क्या होता है कि दृष्टि कमजोर हो जाती है, अंधेरे कमरे में कम दिखाई देता है, और यदि इसको क्योर न किया जाए, यदि इसका कोई उचित प्रबंध, उचित समाधान न किया जाए, तो अस्थायी रूप से हमारी दृष्टि जा भी सकती है। इसलिए विटामिन ए का ध्यान रखा जाना चाहिए कि विटामिन ए हमारे भोजन में उचित मात्रा में हमको प्राप्त होता रहे। अब आते हैं दूसरे विटामिन बी की तरफ। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, और इस बेरी रोग के लक्षण ये हैं कि मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं और काम करने की शक्ति में क्षीणता आने लगती है और हमें थकान महसूस होने लगती है। जब इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो विटामिन बी का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए, उसका इनटेक प्रॉपर होना चाहिए। अगला विटामिन है विटामिन सी। इसकी कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है, इससे हमारे मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, हमारे दांतों और मसूड़ों से ब्लीडिंग, रक्तपात होने लगता है, खून निकलने लगता है, और जब हमारे शरीर में किसी काम को करने में, अपने दैनिक जीवन में कुछ करते समय यदि कोई खरोंच आ जाती है या कोई चोट लग जाती है, तो वो चोट आसानी से ठीक नहीं होती, वो घाव भरने में बहुत टाइम लगता है। जब ऐसा होने लगे तो समझ लीजिए कि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई। अब उसको पूरा करने के लिए हमें उसके स्रोतों से विटामिन सी की उचित मात्रा को लेना होगा। विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, इसको सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें हमारी हड्डियां, अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं और अस्थायी रूप से अपंग भी हो सकते हैं। इसलिए विटामिन डी की कमी को पूरा करने किया जाना चाहिए, प्रबंध किया जाना चाहिए। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है। अब है माइक्रोन्यूट्रिएंट कैल्शियम, खनिज लवण कैल्शियम की कमी से
हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और हमारे दांत झड़ने लगते हैं, दांत टूटने लगते हैं, दांतों से ब्लीडिंग होने लगती है, खून आने लगता है और ये उसके लक्षण होते हैं। कहीं पर थोड़ी सी चोट लगने पर हड्डियां टूटने लगती हैं। और एक बड़ी बीमारी इससे होती है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और उन छिद्रों के होने से हमारी अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। यदि ऐसा होने लगे तो कैल्शियम तत्व की मात्रा अपने भोजन में बढ़ा देनी चाहिए। आयोडीन, आयोडीन भी एक प्रमुख खनिज लवण है। इसकी कमी के कारण हमारे शरीर में घेंगा हो जाता है, जिसको ग्वाइटर भी बोलते हैं और हिंदी में इसको गलगंड बोलते हैं। यह बीमारी हो जाती है। इसमें क्या लक्षण होते हैं कि गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। मेंटल रिटार्डेड बच्चे हो जाते हैं, मानसिक मंद हो जाते हैं, बातों को समझने नहीं पाते। इस तरह से आयोडीन भी बहुत प्रमुख खनिज लवण है। इसकी शरीर में हमें कमी नहीं होनी चाहिए और इसकी पूर्ति के लिए हमेशा आयोडाइज्ड नमक, आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल ही करना चाहिए। यदि बरसात में नमक गीला हो जाए तो उस नमक का, गीले हुए नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए। और इससे बचने के लिए नमक को हमेशा एयर टाइट बर्तन में ही रखना चाहिए, प्लास्टिक के बर्तन में रखना चाहिए ताकि वो नमी ना पकड़ सके। लौह तत्व की कमी के कारण हमारे शरीर में रक्तहीनता आने लगती है। इसको एनीमिया भी बोलते हैं, जैसा हमने अभी पहले भी कहा। इससे हमारे शरीर में कमजोरी आने लगती है, सांसें फूलने लगती है और आंखों का रंग पीला होने लगता है। और जब ये बीमारी बढ़ने लगती है तो इससे जॉन्डिस या पीलिया या पीत ज्वर नामक रोग भी हो जाता है। अब बात करते हैं हमने कितना सीखा। इस चर्चा में हमने कितना सीखा, वो है मुख्य पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। हमने इस पूरी चर्चा के बाद ये सीख लिया मुख्य पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य पोषक तत्व 4 प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन। और उनके साथ सपोर्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो हैं रफेज और वाटर, रेशे और जल। इसके बाद हमने सीखा कि मंड किसे कहते हैं। तो मंड किसे कहते हैं, देखते हैं मंड किसको कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को मंड भी बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च भी बोलते हैं। इसके बाद हमने सीखा कि रुक्षांश हमें कहां से प्राप्त होते हैं या रेशे हमें कहां से प्राप्त होते हैं जो हमें भोजन में लेने चाहिए। तो देखते हैं कि रेशे हमें कहां से प्राप्त होते हैं। मोटे अनाजों से, फलों से और सब्जियों से हमें रेशे प्राप्त होते हैं। फिर है तनो आयोडीन विलयन क्या काम आता है। तनो आयोडीन विलयन से हम क्या करते हैं, किस चीज का रासायनिक परीक्षण करते हैं। तो तनो आयोडीन विलयन से हम मंड परीक्षण करते हैं। हमें यह पता चलवाता है, इस तरह का इंडिकेट करता है कि इस भोजन में मंड है, स्टार्च है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से हमारे शरीर में बेरी नामक रोग हो जाता है, जो यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है। रासायनिक परीक्षण में बैंगनी रंग क्या संकेत करता है। यदि हमने किसी भोज्य पदार्थ का रासायनिक परीक्षण किया और रासायनिक परीक्षण करने के बाद उसमें कुछ रसायन मिलाने के बाद यदि वो बैंगनी रंग देता है तो हमें क्या समझना चाहिए कि इसमें भोजन का कौन सा घटक है। तो ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, रासायनिक परीक्षण करने होते हैं। और अगर बैंगनी रंग आता है तो इसका मतलब ये है कि उस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन तत्व की प्रचुर मात्रा है। अब गृह कार्य के तौर पर, गृह कार्य के रूप में 2 प्रश्न यहां पर आते हैं। गृह कार्य के रूप में 2 प्रश्न इस तरह से आएंगे कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार की परिभाषा लिखनी है और संतुलित आहार में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उनका उल्लेख करना है, उनका नाम लिखना है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि किसी पदार्थ के वसा परीक्षण को विस्तार पूर्वक लिखिए। किसी पदार्थ का, हमें कोई पदार्थ दिया गया है, उसका नाम हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता वो किस काम का है, और यह कहा जाता है कि इसका वसा परीक्षण कीजिए, वेदर इट इज फैटी थिंग और नॉट,
कि ये वसीय पदार्थ है या नहीं है। तो इसके परीक्षण के लिए हमें क्या करना होता है, अभी हमने इस अध्याय में चर्चा की, तो उस परीक्षण को विस्तार पूर्वक लिखना है। यहां पर विज्ञान की इस कक्षा में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, कितना सीखा, ये हमारा गृह कार्य के तौर पर जो दिया गया उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जो जो हमारे लर्निंग पॉइंट्स थे, अधिगम के बिंदु थे, उनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और इसी के साथ इस कक्षा को देखने के लिए, इस कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।